वेलकम माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एसएल क्लासेस। आज हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। आनुवांशिकता, जिसको इंग्लिश में जेनेटिक भी बोलते हैं, हम इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं जो आरबीएससी बोर्ड परीक्षा 2024 के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए, इस चैप्टर में हम आनुवांशिकता से संबंधित विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें आनुवांशिकता के कौन कौन से नियम हैं, कौन सी इसकी शब्दावली है, उसको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के दो पार्ट आने वाले हैं। पहले पार्ट में हम आनुवांशिकता के बारे में और कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आनुवांशिकता क्या होती है, सबसे पहले इसको जानेंगे। आनुवांशिकता किसी भी जीव में अपने संतति लक्षणों को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ये शब्द हैं, जो कि मेंडल ने इस आनुवांशिकता पर प्रयोग किए थे। बेसिकली हम देखें तो आनुवांशिकता दो टाइप में बांटी गई है। पहली वंशागत में और दूसरी विभिन्नताओं में। वंशागत में क्या होता है, कोई भी संतति अपने समान लक्षणों को एक संतति से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी संतति में ट्रांसलेट करती है, यानी स्थानांतरण करती है, तो उसको हम वंशागत बोलते हैं। और यदि इन वंशागत या इन स्थानांतरण में यदि कोई विभिन्नताएं, कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उस लक्षणों में क्या हो सकती है, विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती है। अब आनुवांशिकता के बारे में विस्तार से जो वैज्ञानिक थे बताने वाले, उनका नाम था जॉर्ज ग्रेगर मेंडल। इस मेंडल ने आनुवांशिकता के ऊपर प्रयोग किए और जिस पादप पर इन्होंने प्रयोग किए थे, उस पादप का नाम था उद्यान मटर। इन्होंने इस उद्यान मटर पर अपने 7 सालों तक प्रयोग किए, यानी 7 वर्षों तक इन्होंने एक एक लक्षणों की अच्छी तरह से प्रयोग करके बताया कि आनुवांशिकता के गुण और उसके नियम पौधों पर किस प्रकार प्रभावी होते हैं और किस प्रकार अप्रभावी होते हैं। इस उद्यान मटर को हम वानस्पतिक नाम में देखें तो इसका वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। इस उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है और इसी पादप पर जॉर्ज मेंडल ने अपने 7 सालों तक लगातार प्रयोग किए और प्रत्येक वर्ष एक एक लक्षणों को लेते हुए इन्होंने जानकारी इकट्ठी की। इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे उनको एक गणितीय विस्तार में भी समझाया और लक्षणों के बीच में प्रभावी और अप्रभावी को भी दर्शाया। इन्होंने प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को अलग अलग श्रेणीबद्ध करते हुए पादप के 7 लक्षणों को लिया और उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड करके बताया कि ये लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। अपन कुछ शब्दावली के बारे में जानकारी देते हैं। तो आनुवांशिकी इस चैप्टर का मुख्य बिंदु है। आनुवांशिकी जो शब्द हैं ये बेटसन के द्वारा दिया गया, जबकि कारक जो शब्द है वो मेंडल के द्वारा दिया गया। आपको ये शब्द याद रखना है कि आनुवांशिकी शब्द बेटसन के द्वारा दिया गया है और आनुवांशिकी पर प्रयोग मेंडल के द्वारा किए गए हैं। अब मेंडल ने कितने प्रयोग किए और कितने सालों तक किए, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो उद्यान मटर पर किए थे और उस उद्यान मटर को हम बोलते हैं पाइसम सेटाइवम। इन्होंने 7 वर्षों तक 7 लक्षणों पर अपने प्रयोग किए और बताया
और उन्होंने इन लक्षणों के आधार पर अपने 3 नियम भी दिए, जिसमें से पहला नियम था प्रभाविता का नियम। इनके द्वारा 3 नियम दिए गए हैं और पहला नियम है प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था इनका, वो था स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तीसरा नियम जो इन्होंने दिया वो दिया था पृथक्करण का नियम। ये 3 नियम इस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। इनका जन्म लगभग 1822 में हुआ था। 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। हम केवल इनके लक्षणों की और इनके द्वारा दिए गए नियमों को ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अगर हम देखें तो प्रभाविता का नियम, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभाविता के नियम के बारे में। प्रभाविता के नियम में क्या कहते हैं कि कोई भी पादप अपने लक्षण प्रभावी रूप से कब दर्शाता है, जब वो लक्षण काफी अच्छा हो और लक्षणों की पुनरावृत्ति उसमें काफी अच्छे तरह से हो। यानी एक संतति से लेकर के दूसरे संतति में लक्षणों की यदि पुनरावृत्ति प्रभावी ढंग से हो रही है, वो पौधा स्वस्थ और विकसित रूप से सही है, तो उसको हम प्रभावी कहेंगे। प्रभावी को इन्होंने एक अंग्रेजी के कैपिटल शब्दों से दिया। उन शब्दों को हम डिस्कस करेंगे कि प्रभावी के लिए उन्होंने किसका उपयोग किया और अप्रभावी के लिए उन्होंने किसका उपयोग किया। यदि हम प्रभावी की बात करें तो इन्होंने प्रभावी को कैपिटल टी से और अप्रभावी को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। किसी भी पादप के लक्षणों को यदि हम प्रभावी दर्शाते हैं तो उनको कैपिटल टी से लिखेंगे और अप्रभावी लक्षणों को स्मॉल टी से लिखेंगे। आइए इस नियम को विस्तार से समझें। हम बात करते हैं प्रभाविता के नियम की। मेंडल के द्वारा ये नियम दिया गया है। ये नियम क्या कहता है कि पहले तो ये एक लक्षणों पर दिया गया था। एक लक्षणों को वंशागत मानते हुए इन्होंने ये प्रयोग किया। एक लक्षणों को हम एक संकर प्रयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस नियम में एक लक्षणों की जोड़ी को उठाया। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, यदि किसी पादप के लक्षण कैपिटल टी और किसी पादप के लक्षण स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी को उन्होंने प्रभावी लक्षण कहा और स्मॉल टी को अप्रभावी लक्षण कहा। जब इन्होंने इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया यानी संकरण करवाया, तो पहली पीढ़ी में इनको कैपिटल टी और स्मॉल टी का एक युग्म प्राप्त हुआ। इस कैपिटल टी से प्रभावी लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं और स्मॉल टी से अप्रभावी लक्षणों को दर्शाया जाता है। यानी इस नियम में हम कह सकते हैं कि इस कैपिटल टी का प्रभाव इस स्मॉल टी से ज़्यादा रहता है। इसी के कारण इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं, क्योंकि ये लक्षण अपना प्रभाव इस कैपिटल स्मॉल टी पर दर्शाएगा, जिसके कारण ये प्रभावी रूप से हावी होगा। अब इसके बाद में इन्होंने F1 पीढ़ी क्रॉस के जरिए प्राप्त कर ली, लेकिन इसके बीच में अब उन्होंने परपरागन करवाया। परपरागन या इसको अपन बोल सकते हैं स्वपरागन। जब इनका स्वपरागन किया गया तो एक सारणी उन्होंने बनाई और इस सारणी को उन्होंने नाम दिया चेकर बोर्ड। इस चेकर बोर्ड के जरिए उन्होंने
F2 पीढ़ी को प्राप्त किया और उस F2 पीढ़ी में लक्षणों को विस्तार से बताया। इन्होंने इन F1 पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों को एक एक करके दोनों तरफ व्यवस्थित रूप से जमा के इनके बीच में जब क्रॉस करवाया तो पहले बॉक्स में कैपिटल टी और कैपिटल टी, दूसरे में कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इसका संकरण इस क्रॉस कैपिटल टी से करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ, और जब कैपिटल स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करवाते हैं तो दोनों ही हमें स्मॉल टी प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कैपिटल टी हमें प्रभावी लक्षणों को दर्शाता है और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी प्रभावी लक्षणों को दर्शाएगा, क्योंकि इसमें एक लक्षण प्रभावी है, इसमें भी एक लक्षण प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है, लेकिन ये लक्षण भी प्रभावी रूप से दर्शाया गया है। स्मॉल टी ये पूर्ण रूप से अप्रभावी होने के कारण इसको हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। यानी इन 4 लक्षणों पर यदि हम देखें तो 3 लक्षण तो हमें प्रभावी नज़र आते हैं और एक लक्षण हमें अप्रभावी नज़र आता है। इनकी यदि प्रतिशत की मात्रा में बात करें तो 100% में से 75% प्रभावी और 25% अप्रभावी पौधे प्राप्त होते हैं। प्रभाविता का नियम हमें यही बताता है कि कोई भी लक्षण दूसरे लक्षण पर तभी प्रभावी होगा जब वो पूर्ण रूप से प्रभावी दर्शाता हो। यानी ये प्रभाविता का नियम जो मेंडल के द्वारा प्रदर्शित किया गया था, इस नियम में हमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को दर्शाना है और इस चेकर बोर्ड के माध्यम से हमें इसको F2 पीढ़ी में भी दर्शाना है। यदि आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से नियम पूछ लिया जाए प्रभाविता का नियम, तो आप इस प्रकार से इसको ड्रॉ करके और अपनी भाषा में यहाँ पर लिख सकते हो। हालांकि हम इसको रिवीजन के रूप में आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो।